नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आज के इस सेशन में स्वागत है। और आज के इस सेशन में दोस्तों हम बात करेंगे समकालीन विश्व में सुरक्षा कक्षा 12th राजनीतिक विज्ञान अध्याय नंबर 5 के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों इनमें से आपको हूबहू प्रश्न मिलने का चांसेस रहेगा, इसलिए मैं पूरा करवाने की कोशिश कर रहा हूँ। आपका टाइम टेबल जो बोर्ड ने जारी कर दिया है उसके हिसाब से तैयारी कीजिए। और राजनीतिक विज्ञान का पेपर है, लगभग आपका सबसे लास्ट में होने वाला है, तो आप बेसब्री से अच्छी मेहनत कीजिए और अपने पेपर का इंतज़ार कीजिए। दोस्तों इंतज़ार करना पड़ेगा, जो इंतज़ार करेगा वही दोस्तों कुछ पाने के अंदर सफल होगा। इसलिए दोस्तों अपने आप को इस मेहनत के में झोंक दीजिए और आने वाले समय के अंदर आप ही होंगे जो राजस्थान को टॉप करेंगे, जो अपने ज़िले को टॉप करेंगे, जो अपनी स्कूल को टॉप करेंगे। इसलिए दोस्तों लगातार मेरे साथ जुड़े रहे और हर एक मेहनत तरीके से मैं पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। दोस्तों आपको अच्छी तरीके से मेहनत करवा रहा हूँ। एक एक पार्ट इसीलिए करवा रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि आपको ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं देख सकते हो, क्योंकि आप एक दिन के अंदर 20% या 40% आसानी से याद कर सकते हो, लिख सकते हो। इसलिए मैं छोटा बनाता हूँ, केवल आपको ध्यान में रखते हुए, आपकी तैयारी को ध्यान में रखते हुए ऐसा करवाता हूँ, वरना मैं सारा एक साथ करवा देता हूँ, कोई तकलीफ नहीं होती है। ठीक है ना। तो दोस्तों हमारा जो पांचवा पार्ट है उसके प्रश्नों को शुरू करते हैं। आसानी से दोस्तों देखने की कोशिश कीजिए। पहला प्रश्न है दोस्तों हमारा कि आतंकवाद सुरक्षा के लिए खतरे की किस श्रेणी में आता है। दोस्तों आतंकवाद है और आतंकवाद सुरक्षा के लिए खतरे की किस श्रेणी में आता है। तो इसका दोस्तों राइट आंसर है अपरंपरागत श्रेणी में। किस में दोस्तों? अपरंपरागत श्रेणी में आता है। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा दूसरा प्रश्न, पारस्परिक सुरक्षा की धारणा के अंतर्गत अवरोध का क्या अभिप्राय है। दोस्तों पारस्परिक सुरक्षा की धारणा के अंतर्गत अवरोध का क्या अर्थ है। दोस्तों ये अवरोध है जो आपके हाफ ईयरली एग्जाम के अंदर क्या है आ चुका है, तो इसको भी दोस्तों आपको क्या है ध्यान में रख करके क्या है पढ़ना है। अवरोध से अभिप्राय है युद्ध की आशंका को रोकना। क्या है दोस्तों? युद्ध की आशंकाओं को रोकना। पारंपरिक सुरक्षा की धारणा के अंतर्गत अवरोध का मतलब क्या होता है कि अवरोध से अभिप्राय यह है कि युद्ध की आशंका को रोकना। ठीक है। उसके बाद तीसरा प्रश्न है, पारंपरिक सुरक्षा से क्या आशय है। तो इसका दोस्तों राइट आंसर है, पारंपरिक सुरक्षा में यह स्वीकार किया गया है कि हिंसा का प्रयोग जहाँ तक हो सके कम से कम हो। दोस्तों पारंपरिक सुरक्षा में यह स्वीकार किया गया है कि हिंसा का प्रयोग जहाँ तक हो सके कम से कम होना चाहिए। यही दोस्तों क्या है पारंपरिक सुरक्षा है। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ, हमारा चौथा प्रश्न है कि परंपरागत सुरक्षा और अपरंपरागत सुरक्षा में एक अंतर स्पष्ट कीजिए। दोस्तों परंपरागत सुरक्षा और अपरंपरागत सुरक्षा में क्या करना है, एक अंतर स्पष्ट करना है। तो दोस्तों परंपरागत सुरक्षा का दृष्टिकोण संकुचित होता है, यानी छोटा होता है। दोस्तों जो परंपरागत सुरक्षा का दृष्टिकोण है वो छोटा होता है, जबकि जो अपरंपरागत जो सुरक्षा का दृष्टिकोण है वो कैसा होता है दोस्तों? व्यापक होता है। इतना ही ध्यान रखना है दोस्तों, जो परंपरागत सुरक्षा का दृष्टिकोण है यानी जो नजरिया है वो क्या है, ये बिल्कुल छोटा होता है, संकुचित होता है। जबकि जो अपरंपरागत सुरक्षा का जो नजरिया दृष्टिकोण है वो क्या होता है? व्यापक होता है, अर्थात बड़ा होता है। ये दोस्तों इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है पांचवा प्रश्न, निशस्त्रीकरण से आप क्या समझते हैं। निशस्त्रीकरण से आप क्या समझते हैं। तो इसका राइट आंसर है, निशस्त्रीकरण का आशय है हथियारों के निर्माण या उनको हासिल करने पर अंकुश लगाना। निशस्त्रीकरण दोस्तों एग्जाम के अंदर पूछा जा चुका है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है ना, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। निशस्त्रीकरण का आशय यह है कि हथियारों के निर्माण या उनको हासिल करने पर क्या लगाना? अंकुश लगाना, यानी रोक लगाना। नेक्स्ट है हमारा छठा प्रश्न, केमिकल वेपन्स कन्वेंशन CWC संधि पर कितने देशों ने हस्ताक्षर किया। तो इसका दोस्तों राइट आंसर है 181 देशों ने इस पर हस्ताक्षर किया। केमिकल वेपन्स कन्वेंशन, इस पर कितने देशों ने हस्ताक्षर किया दोस्तों? 181 देशों ने हस्ताक्षर किया। नेक्स्ट है हमारा सातवां प्रश्न, सुरक्षा का बुनियादी अर्थ क्या है। सुरक्षा का बुनियादी अर्थ है दोस्तों खतरे से आज़ादी या मुक्ति। क्या दोस्तों? सुरक्षा का बुनियादी अर्थ है खतरे से आज़ादी या मुक्ति। नेक्स्ट है हमारा आठवां प्रश्न, सैन्य कार्यवाही से किन्हें खतरा होता है। सैन्य कार्यवाही से किन्हें खतरा होता है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर है, सैन्य कार्यवाही से सैनिकों के साथ ही आम नागरिकों को भी क्या होता है? खतरा होता है। किसे होता है दोस्तों? एक तो सैनिकों को होता है, सैनिकों के साथ साथ किसको होता है? आम नागरिक है, उनको भी से क्या होता है? खतरा होता है।
नेक्स्ट मैं बात करता हूँ नवे प्रश्न की। नवा प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, नवा प्रश्न है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, पूछा जा सकता है। कयोटो प्रोटोकॉल क्या है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है कयोटो प्रोटोकॉल में वैश्विक ताप वृद्धि पर नियंत्रण करने के लिए ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने के संबंध में दिशा निर्देश दिए गए हैं। भारत सहित 160 देशों ने 1997 में इस प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए। तो दोस्तों भारत ने कयोटो जो प्रोटोकॉल है उस पर हस्ताक्षर कब किए? 1997 में किए गए थे। ये दोस्तों इसका राइट आंसर है, और ये भी दोस्तों प्रश्न इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ 10वां प्रश्न की। 10वां प्रश्न है परंपरागत सुरक्षा के प्रमुख तत्व कौन कौन से हैं? परंपरागत जो सुरक्षा है उसके प्रमुख तत्व कौन कौन से हैं? तो इसका दोस्तों राइट आंसर है कि परंपरागत सुरक्षा के प्रमुख तत्व राष्ट्रीय सुरक्षा, शक्ति संतुलन, गठबंधन बनाना और अवरोध है। क्या है दोस्तों? राष्ट्रीय सुरक्षा, शक्ति संतुलन, गठबंधन बनाना और अवरोध, ये है क्या परंपरागत सुरक्षा के प्रमुख तत्व हैं। नेक्स्ट है हमारा 11वां प्रश्न। BWC बायोलॉजिक वेपन्स कन्वेंशन 1972 पर कितने देशों ने हस्ताक्षर किए? तो इसका दोस्तों राइट आंसर है उन्हें 155 देशों ने इस पर हस्ताक्षर किए। नेक्स्ट है 12वां प्रश्न कि 1972 के ABM एंटी ब्लास्टिक मिसाइल संधि किन महाशक्तियों के मध्य हुई? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। एंटी ब्लास्टिक मिसाइल संधि है वो किन महाशक्तियों के बीच हुई? तो इसका दोस्तों राइट आंसर है सोवियत संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच क्या होती है? 1972 में एंटी ब्लास्टिक क्या मिसाइल संधि होती है। नेक्स्ट है 13वां प्रश्न कि सोवियत संघ और अमेरिका के मध्य अस्त्र नियंत्रण से संबंधित प्रमुख संधियां कौन कौन सी है? दोस्तों सोवियत संघ और अमेरिका के बीच अस्त्र नियंत्रण से संबंधित प्रमुख संधियां कौन कौन सी है? तो इसका दोस्तों राइट आंसर है ABM 1972। एक तो ये है दोस्तों ABM 1972। नेक्स्ट है साल्टा यानी स्ट्रेटजिक आर्म्स लिमिटेशन ट्रीट। नेक्स्ट है दोस्तों स्टार्ट यानी स्टार्टिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीट। ये जो संधियां हैं दोस्तों किससे? सोवियत संघ और अमेरिका के मध्य अस्त्र नियंत्रण को लेकर हुई है। एंटी ब्लास्टिक मिसाइल संधि ये 1972 वाली, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा NPT 1968 का पूरा नाम क्या है? तो इसका दोस्तों परमाणु अवसार संधि। क्या है दोस्तों? NPT यानी न्यूक्लियर नानो प्रोलिफेरेशन ट्रीट, ये दोस्तों इसका पूरा नाम है, आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है 15वां प्रश्न। दो राष्ट्रों के मध्य विश्वास बहाली की प्रक्रिया क्या है? तो इसका दोस्तों राइट आंसर है विश्वास बहाली की प्रक्रिया ये सुनिश्चित करती है कि प्रतिद्वंदी देश किसी गलत फहमी या गलत लत में पड़कर जंग के लिए आमदा न हो जाएं। ये दोस्तों दो राष्ट्रों के मध्य बहाली की प्रक्रिया है। नेक्स्ट मैं चर्चा करता हूँ 16 प्रश्न की। 16 प्रश्न है कि आपका सुरक्षा की अपारंपरिक धारणा को क्या कहा जाता है? दोस्तों सुरक्षा की अपारंपरिक धारणा है उसको क्या कहा जाता है? तो इसका दोस्तों सुरक्षा की जो अपारंपरिक धारणा है उनको कहा जाता है मानवता की सुरक्षा या विश्व की रक्षा। क्या दोस्तों? यह तो मानवता की सुरक्षा और यह विश्व की सुरक्षा किसको कहा जाता है? सुरक्षा की अपारंपरिक धारणा को कहा जाता है। नेक्स्ट है 17वां प्रश्न दोस्तों। मानवता की सुरक्षा का संकीर्ण अर्थ क्या है? मानवता की जो सुरक्षा है उसका संकीर्ण अर्थ यह है दोस्तों कि व्यक्तियों को हिंसक खतरों यानी खून खराबे से बचाना चाहिए। दोस्तों मानवता की सुरक्षा का संकीर्ण अर्थ यही है कि मानवता को है और जो खून खराबे से बचाना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है 18वां प्रश्न कि मानवता की रक्षा का व्यापक अर्थ क्या है? ये दो संकीर्ण अर्थ का मतलब होता है खून खराबे से बचाना, मानवता को खून खराबे से बचाना, और व्यापक अर्थ का मतलब है मानवता की रक्षा का व्यापक अर्थ है अभाव और भय से मुक्त करना। क्या दोस्तों? अभाव और भय से मुक्त करना मानवता की रक्षा का व्यापक अर्थ है। नेक्स्ट है दोस्तों वैश्विक खतरे से क्या आशय है? वैश्विक खतरे से दोस्तों आशय ऐसी समस्या जिसका मुकाबला कोई देश अकेला नहीं कर सकता है, जैसे ग्लोबल वार्मिंग, अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद, महामारी आदि का क्या है दोस्तों? ये वैश्विक खतरे हैं। जैसे कोरोना जैसी बीमारी है, ये इस प्रकार से जो वैश्विक खतरे हैं इनका आशय है कि कोई भी ऐसी समस्या जिसका मुकाबला कोई एक देश नहीं कर सकता है उसे क्या कहते हैं? वैश्विक खतरे कहते हैं। जैसे इसमें उदाहरण दिए ग्लोबल वार्मिंग है,
अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद है, महामारियां हैं। ये दोस्तों इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ 20वें प्रश्न की। 20वां प्रश्न है आतंकवाद से क्या आशय है, तो इसका राइट आंसर है आतंकवाद का आशय है राजनीतिक खून खराबे से है, जो जानबूझकर हिंसक तरीकों से निर्दोष नागरिकों को अपना निशाना बनाता है। आतंकवाद का दोस्तों आशय है राजनीतिक खून खराबे से है, जो जानबूझकर हिंसक तरीकों से निर्दोष जो आम नागरिक हैं उनको क्या बनाता है, अपना निशाना बनाता है। नेक्स्ट है 21वां प्रश्न, आतंकवाद की घटनाओं से प्रभावित प्रमुख भौगोलिक क्षेत्र कौन कौन से हैं, तो इसका दोस्तों राइट आंसर है मध्य पूर्व यूरोप, लातीनी अमेरिका और दक्षिण एशिया। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा जो 22वां प्रश्न है, मानवाधिकारों को कितनी कोटियां यानी श्रेणियों में रखा गया है, तो मानवाधिकारों को दोस्तों 3 श्रेणियां या 3 कोटियों में रखा गया है। पहली है दोस्तों राजनीतिक अधिकार, ठीक है। दूसरी है आर्थिक और सामाजिक अधिकार। तीसरी है उपनिवेशीकृत जनता या जातीय और मूलवासी अल्पसंख्यकों का अधिकार। ये दोस्तों इसका राइट आंसर है। ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट है दोस्तों 23वां प्रश्न। 23वां प्रश्न है 1990 के दशक की प्रमुख हिंसक घटनाएं कौन कौन सी हैं, बताइए। तो दोस्तों 1990 के दशक की प्रमुख हिंसक घटनाएं कौन कौन सी है। पहली है रवांडा में जनसंहार, कुवैत पर इराकी हमला और पूर्वी तिमोर में इंडोनेशियाई सेना का रक्तपात। ये दोस्तों 1990 की क्या है, प्रमुख क्या है, हिंसक घटनाएं हैं। नेक्स्ट है दोस्तों 24वां प्रश्न, दुनिया में सबसे ज़्यादा संघर्ष कहाँ होता है। दुनिया में सबसे ज़्यादा संघर्ष कहाँ होता है, तो इसका राइट आंसर है अफ्रीका के सहारा मरुस्थल के दक्षिणावर्त देशों में क्या होता है, सबसे ज़्यादा संघर्ष होते हैं, आपसी संघर्ष होते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है दोस्तों 25वां प्रश्न, 1990 के दशक में ब्रिटेन में कौन सी महामारी फैली। तो दोस्तों 1990 के दशक में ब्रिटेन में कौन सी महामारी फैली, मेड काऊ महामारी फैली। कौन सी महामारी दोस्तों, मेड काऊ महामारी फैली। नेक्स्ट है हमारा 26वां प्रश्न, 1994 में रवांडा में कौन सी जनजाति के मध्य संघर्ष हुआ, तो इसका राइट आंसर है 1994 में रवांडा में दोस्तों एक है तुत्सी जनजाति और हुतू जनजाति के मध्य क्या होता है, संघर्ष होता है। नेक्स्ट है हमारा 27वां प्रश्न कि अस्त्र नियंत्रण का क्या आशय है। तो दोस्तों अस्त्र नियंत्रण का क्या अर्थ है, इसका दोस्तों राइट आंसर है कि अस्त्र नियंत्रण के अंतर्गत हथियारों को विकसित करने और उनको हासिल करने के संबंध में कुछ कायदे कानून का पालन करना पड़ता है। नेक्स्ट है 28वां प्रश्न, पारंपरिक बाह्य सुरक्षा के कोई 2 तत्व लिखिए। तो इसका दोस्तों राइट आंसर है शक्ति संतुलन और दूसरा है गठबंधन बनाना। शक्ति संतुलन और गठबंधन बनाना। नेक्स्ट है हमारा 29वां प्रश्न, मानव सुरक्षा के किन्हीं 2 खतरों के बारे में बताइए। दोस्तों मानव सुरक्षा के किन्हीं 2 खतरों के बारे में बताना है। पहला खतरा है दोस्तों मानव सुरक्षा को पर्यावरण का ह्रास हो रहा है, दूसरा है युद्ध से विभीषिका से मानवता को बचाना। ये दोस्तों जो मानवता के जो सुरक्षा के लिए 2 खतरे मंडरा रहे हैं। नेक्स्ट है दोस्तों 23वां प्रश्न, क्योटो प्रोटोकॉल संधि कब हुई। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। क्योटो प्रोटोकॉल जो संधि है वो कब होती है, 1997 के अंदर होती है। ठीक है ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको इसे ध्यान में रखना है। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ आपका जो प्रश्न है 31वां प्रश्न, ग्लोबल वार्मिंग क्या है। तो इसका दोस्तों राइट आंसर है वैश्विक तापमान में लगातार वृद्धि क्या है, ग्लोबल वार्मिंग है। वैश्विक तापमान में लगातार वृद्धि ग्लोबल वार्मिंग है। नेक्स्ट है 32वां प्रश्न, सुरक्षा की अवधारणा कितने प्रकार की होती है। तो सुरक्षा की अवधारणा 2 प्रकार की है। कितने प्रकार की, 2 प्रकार की है। पहली है पारंपरिक और दूसरी है अपारंपरिक सुरक्षा। नेक्स्ट है 33वां प्रश्न, आंतरिक रूप से विस्थापित जन से क्या अभिप्राय है। आंतरिक रूप से दोस्तों विस्थापित जन से क्या अभिप्राय है, तो इसका राइट आंसर है जो लोग राजनीतिक उत्पीड़न, जातीय हिंसा आदि किसी कारण से अपना घर बार छोड़कर अपने ही राष्ट्र की सीमा के भीतर रह रहे हो, उन्हें आंतरिक रूप से विस्थापित जन कहा जाता है। जैसे 1990 के दशक की शुरुआत में हिंसा के कारण कश्मीर घाटी छोड़ने वाले आंतरिक रूप से विस्थापित जन के उदाहरण हैं। ये दोस्तों इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है हमारा 34वां सवाल है, पारंपरिक सुरक्षा से क्या आशय है। पारंपरिक सुरक्षा से दोस्तों आशय है, पारंपरिक सुरक्षा से ये स्वीकार किया गया है कि हिंसा का प्रयोग जहाँ तक हो सके कम से कम होना चाहिए। युद्ध के लक्ष्य और साधन दोनों का इससे संबंध है। ये न्याय, युद्ध की सुरक्षा का विस्तार, निशस्त्रीकरण, अस्त्र नियंत्रण और विश्वास बहाली के उपायों पर आधारित है। ये दोस्तों इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट दोस्तों मैं चर्चा करता हूँ आपके 35वां प्रश्न है कि आपकी दृष्टि में बुनियादी तौर पर किसी सरकार के पास युद्ध की स्थिति में कौन से विकल्प हो सकते हैं।
तो दोस्तों इसका राइट आंसर है बुनियादी तौर पर 3 विकल्प हो सकते हैं। पहला है आत्मसमर्पण करना या दूसरे पक्ष की बात को बिना युद्ध किए मान लेना। दोस्तों पहला है कि आत्मसमर्पण करना या दूसरे पक्ष की बात को बिना युद्ध किए मान लेना, ठीक है। दूसरा है युद्ध से होने वाले नाश की इस हद तक बढ़ाने के संकेत देना कि दूसरा पक्ष स्वयं कर हमला करने से क्या है रुक जाए। हमला करने से क्या है दोस्तों अपने आप रुक जाए, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा जो तीसरा है, इसके अंदर अपनी रक्षा करना अर्थात हमलावर को पराजित कर देना चाहिए, इसलिए दोस्तों हमला से बनना चाहिए। वर्तमान में दोस्तों रूस यूक्रेन जो युद्ध चल रहा है वो एक विश्व युद्ध की तब्दील में बदल सकता है, इसलिए उनको आत्मसमर्पण करना चाहिए। उसमें भारत का विशेष रोल होने वाला है। भारत ये एक ऐसा देश है जो शांति, मानवता की सुरक्षा और शांति की बात करता है। नेक्स्ट है 36वां प्रश्न। 36वां प्रश्न है दोस्तों, आपकी दृष्टि में जो मानवता की सुरक्षा के व्यापक अर्थ में कौन कौन सी सुरक्षा को शामिल करेंगे। तो इसका दोस्तों राइट आंसर है मानवतावादी सुरक्षा के व्यापकतम अर्थ में हम युद्ध, आतंकवाद, अकाल, महामारी, प्राकृतिक आपदा से सुरक्षा के साथ साथ अभाव और भय से मुक्ति को शामिल करेंगे। ये दोस्तों इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है 37वां प्रश्न, भारत की सुरक्षा नीति के घटक बताओ। भारत के सुरक्षा नीति के कौन कौन से घटक है। पहला है दोस्तों सैन्य क्षमता को मजबूत करना और दूसरा है अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में मजबूत करना। दोस्तों क्या है भारत की सुरक्षा नीति के घटक है, पहला अपना जो सैन्य शक्ति है उसको मजबूत करना चाहिए और दूसरा है अंतर्राष्ट्रीय जो संस्था है, संयुक्त राष्ट्र संघ है, जैसे नाटो वगैरह जो भी है ना, उसमें सार्क है, ऐसे जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन है उसको क्या करना, उसमें भारत को मजबूत करना चाहिए। ये दोस्तों भारत की सुरक्षा के क्या नीति के घटक हैं। नेक्स्ट है 38वां प्रश्न कि शक्ति संतुलन को कैसे बनाया जा सकता है, 2 उपाय बताने हैं। शक्ति संतुलन को दोस्तों कैसे बनाया जा सकता है, 2 उपाय बताना है। तो दोस्तों पहला उपाय है फूट डालो और राजगुरु की नीति अपनाकर, और दूसरा है सशस्त्रीकरण और निशस्त्रीकरण द्वारा क्या अपना कर सकते हैं, शक्ति और संतुलन को बनाया जा सकता है। नेक्स्ट है हमारा 39वां प्रश्न है सुरक्षा की पारंपरिक धारणा में विश्वास बहाली के 2 उपायों को स्पष्ट कीजिए। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों पहला उपाय है विश्वास बहाली के उपाय से दोनों देशों के बीच हिंसा को कम किया जा सकता है। नेक्स्ट है दोस्तों दूसरा है विश्वास बहाली से दोनों देशों के बीच सूचनाओं का आदान प्रदान किया जा सकता है। ये इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है दोस्तों 40वां प्रश्न आपकी दृष्टि में सुरक्षा की अपारंपरिक धारणा क्या है। तो इसका दोस्तों राइट आंसर है कि सुरक्षा की अपारंपरिक धारणा में न केवल सैन्य खतरों की बल्कि इसमें मानवीय अस्तित्व पर चोट करने वाले अन्य व्यापक खतरों और आशंकाओं को भी शामिल किया जा गया है। ये दोस्तों इसका राइट आंसर है। ये भी प्रश्न दोस्तों काफ़ी अच्छा है। नेक्स्ट है हमारा 41वां प्रश्न कि एशिया और अफ्रीका के 9 स्वतंत्र देशों के सामने खड़ी सुरक्षा की चुनौतियां यूरोपीय देशों के मुकाबले किन 2 मायनों में विशिष्ट है। दोस्तों तो इसका राइट आंसर है कि इन देशों को अपने पड़ोसी देशों से सैन्य हमलों की आशंका थी। किन दोस्तों इन देशों को अपने पड़ोसी देशों से सैन्य हमलों की क्या थी, आशंका थी। दूसरा है इन्हें अंदरूनी सैन्य संघर्ष की क्या चिंता थी। ये दोस्तों इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है 42वां प्रश्न परंपरागत जो सुरक्षा की किन्हीं 2 तत्वों का उल्लेख कीजिए। तो इसका दोस्तों राइट आंसर है पहला है शक्ति संतुलन, दूसरा है गठबंधन। शक्ति संतुलन क्या है, प्रत्येक देश दूसरे देशों से अपने संतुलन को लेकर अधिक संवेदनशील रहता है, ठीक है। दूसरा है इसके अंदर गठबंधन, इसमें विभिन्न देश सैनिक हमले को रोकने अथवा उससे सुरक्षा या रक्षा करने के लिए मिलजुल कर कदम उठाते हैं। ये दोस्तों इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है हमारा कौन सा 43वां प्रश्न है परंपरागत और अपारंपरिक जो सुरक्षा में क्या अंतर है, गठबंधनों का निर्माण करना और उनको बनाए रखना इनमें से किस कोटि में आता है। तो इसका दोस्तों राइट आंसर है कि सुरक्षा की परंपरागत धारणा में सिर्फ निश्चित भूखंड तथा उसमें रहने वाले लोगों की जान माल की रक्षा करना तथा सैन्य हमलों को रोकना है, ठीक है। सुरक्षा की परंपरागत जो धारणा है ये कहती है कि एक निश्चित भूखंड है, ठीक है। जैसे मैं कहता हूँ अब यूक्रेन और रूस के बीच जो विवाद चल रहा है, तो सुरक्षा की परंपरागत धारणा के अनुसार दोस्तों यूक्रेन एक क्या है निश्चित भूखंड है, ठीक है। उसमें रहने वाले
लोगों की जान माल की सुरक्षा करना और सैन्य हमलों को रोकना ही क्या है जो आपकी परंपरागत धारणा है। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें, जबकि अपरंपरागत धारणा में जो समस्त प्राणियों और संपत्ति की सुरक्षा के साथ साथ पर्यावरण तथा मानव अधिकारों की सुरक्षा भी शामिल है। गठबंधन का निर्माण करना और सुरक्षा की परंपरागत धारणा से संबंधित है। ये दोस्तों इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट और आज का हमारा अंतिम प्रश्न है, शरणार्थी और अप्रवासी में क्या अंतर है। दोस्तों जो इसका राइट आंसर है, जो युद्ध, प्राकृतिक आपदा अथवा राजनीतिक उत्पीड़न के कारण स्वदेश छोड़ने को मजबूर होते हैं उन्हें शरणार्थी कहते हैं, तथा जो लोग अपनी मर्जी से स्वदेश छोड़ते हैं उन्हें अप्रवासी कहते हैं। जो दोस्तों किसी कारणवश अपने देश को छोड़ने में मजबूर हो जाता है, कौन कौन से कारण है, युद्ध है, प्राकृतिक आपदा है, जो राजनीतिक उत्पीड़न के कारण हैं, उनको क्या कहते हैं दोस्तों, शरणार्थी कहते हैं। और जो लोग अपनी मर्जी से स्वदेश को छोड़ते हैं उसे कहते हैं अप्रवासी। तो दोस्तों आज ने हम पांचों पार्ट पूरा किया है। आपको कैसा लगा है? अगर अच्छा लगा है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए। अगर आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो जरूर कीजिए दोस्तों। और इसी के साथ दोस्तों आपसे मेरा विशेष ये निवेदन है कि दोस्तों जो हमारे चैनल को है वो सब्सक्राइब जरूर कीजिए दोस्तों। यूट्यूब की रिपोर्ट के अनुसार दोस्तों कितने प्रतिशत, हमारे जो 19% ऐसे विद्यार्थी हैं जिन्होंने हमारे चैनल को क्या किया है, सब्सक्राइब किया है। यानी आप सोच सकते हो कि लगभग 81% ऐसे विद्यार्थी हैं जो इस चैनल पर पढ़ रहे हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। दोस्तों आपसे मेरा विशेषतः निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए दोस्तों। सब कुछ आपकी भलाई के लिए कर रहे हैं हम दोस्तों, और आपसे यही दोस्तों इतना ही साथ चाहिए दोस्तों आपका। और मैं भी आपके साथ जितना दमखम करके कोशिश कर रहा हूँ ज़्यादा से ज़्यादा करवाने की। ठीक है, तो दोस्तों आज के सेशन के यहीं विराम देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।